बचत रहे। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। बेघर परिवारों का इम्फाल में जोरदार प्रदर्शन, जल्द घर लौटने की मांग। छात्र संगठन को निष्पक्ष रहकर समाज हित में कार्य करना चाहिए, IPR निदेशक गांगुम उत्तम। मणिपुर में दिव्यांगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को हेल्थ कार्ड वितरित। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग ता को संरक्षित करना आवश्यक, पद्मश्री के सनत होगा। इम्फाल में रिम्स द्वारा स्वच्छता स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन। बीजेपी संकटग्रस्त लोगों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, ए सरदा देवी। संसद की सर्वदलीय बैठक में SIR व राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग। इसरो मार्स ड्रोन चैलेंज में पुणे के युवाओं की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस की नई FIR, जांच में आया बड़ा मोड़। चक्रवात दितवा ने मचाया कहकर तमिलनाडु में 3 मौतें, श्रीलंका में IAF की बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्रवाई। बालूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके, क्वेता और देरा मुडत जमाली में दहशत सुरक्षा कड़ी। दक्षिण पूर्व एशिया में विनाशकारी बाढ़, इंडोनेशिया में 442 मौतें, थाईलैंड में 162 की जान गई। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोग आज वेस्टर्न कंगला गेट और BT रोड और फ्लाईओवर के नीचे एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से राहत शिविरों में रहने की बजाय उन्हें अपने घरों में वापस भेजने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने यह कहते हुए सरकार की कड़ी आलोचना भी की कि संगाई महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जबकि हजारों लोग पिछले 2.5 साल से राहत शिविरों में रह रहे हैं। चुराचांदपुर, कांगपोकपी, इम्फा वेस्ट और इम्फा ईस्ट जिलों के IDPs इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारी डिस्प्लेस लाइव्स मैटर, पीपल बॉयकॉट संगाई फेस्टिवल, राइट्स फर्स्ट, टूरिज्म लेटर और इंश्योर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखी तख्तियां लेकर आगे बढ़े और राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कंगला गेट के पास ही सुरक्षा बलों ने रोक दिया। इसके बाद वे उड़ीपोक क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां प्रदर्शन जारी रहा। चुराचांदपुर जिले के IDP इरोम अबुंग पैते ने कहा कि विस्थापित परिवारों में बढ़ती निराशा और आक्रोश के कारण यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य स्थिति के दावा करते हुए संगाई महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जबकि हजारों विस्थापित लोगों की पीड़ा को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई IDPs अब तक राहत शिविरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक उन्हें अपने मूल गांव में बसने की अनुमति नहीं मिलती। उन्होंने कहा, हम आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। 21 नवंबर को संगाई महोत्सव शुरू होने के बाद से IDPs और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी कहा कि यदि सरकार को लगता है कि हालात सामान्य हो गए हैं, तो उससे पहले विस्थापित परिवारों को पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। मार्च 2023 से लेकर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुए जनजातीय हिंसा में 2007 से अधिक लोग की मौत हुई है और हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। कई IDPs का कहना है कि वे तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक उन्हें उनका घर और सम्मान वापस नहीं मिल जाता।
आईपीआर निदेशक गांगुम उत्तम ने कहा कि छात्र संगठनों को निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी बाहरी दबाव का प्रभाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। वह यह बातें एमसू द्वारा आयोजित निंगो चाकोबा कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिससे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, डीएम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन और विभिन्न हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों के सहयोग से आयोजित किया गया था, जहां इन यूनियनों की महिला स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया। इम्फाल में आयोजित इस कार्यक्रम में डायरेक्टर गांगुम उत्तम ने कहा कि छात्र संगठन समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे किसी भी गतिविधि से दूर रहना चाहिए जो अनावश्यक तनाव या जनता में भय का माहौल पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन की जिम्मेदारी केवल आवाज उठाना नहीं, बल्कि ईमानदारी से समाज की उन्नति के लिए काम करना भी है। उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो समुदाय के हित में हो और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करें। उन्होंने आगे कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रत्येक छात्र को पहले स्वयं को सुधारना होगा और अपने कर्तव्यों को समझना होगा। जो व्यक्ति यह कहता है, मैं स्वयं को सुधारूंगा और जिम्मेदारी निभाऊंगा, वही समाज में वास्तविक योगदान दे सकता है। कार्यक्रम में एमसू के प्रेसिडेंट ब्रूस पेबम ने कहा कि पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों से आने वाली एमसू की महिला स्वयंसेवकों के लिए निंगो चाकोबा आयोजित करने का उद्देश्य आपसी एकजुटता को मजबूत करना और मणिपुर की सांस्कृतिक एकता एवं भाई बहन के संबंध को भी महत्वपूर्ण भावना को उजागर करना है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फ्रंटलाइनर्स इंश्योरेंस प्रोग्राम फ्लिप के तहत स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मणिपुर डब्ल्यू बिरहरी ने रिलीफ और सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन मणिपुर के फ्रंटलाइन वर्करों को हेल्थ कार्ड वितरित किए, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। यह कार्यक्रम सोशल वेलफेयर विभाग के कॉम्प्लेक्स में स्थित मणिपुर कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मणिपुर के कार्यालय में आयोजित किया गया। कमिश्नर डब्ल्यू बिरहरी ने बताया कि यह हेल्थ कार्ड सेंटर में के माध्यम से उन एनजीओ फ्रंटलाइन वर्करों को बीमा सहयोग देने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के हित में कार्य करते हैं। इस हेल्थ कार्ड के तहत फ्रंटलाइन वर्करों को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध होगा। रिलीफ सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन मणिपुर, जिसे यह बीमा लाभ प्राप्त हुआ है, उन्होंने दिव्यांगों के लिए कार्य करने वाले एनजीओ को नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पास फ्लिप इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत बीमा सुविधा के लिए आवेदन करने की अपील की। थांगता मणिपुर की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान की जड़ है। यह कहते हुए पद्मश्री के सनातन ने इस प्राचीन और महत्वपूर्ण कला रूप को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। वह मंगांग लुआंग खुमन थांगता एंड कल्चरल सिंडमसंग खोंगमन मांगजिल मामांग द्वारा आयोजित लाइटिंग थांगहाइरोल नामक वर्कशॉप कम प्रोडक्शन कार्यक्रम में बोल रहे थे। सिंडमसंग के संगलेन में आयोजित इस कार्यक्रम में हुयन लालुंग मणिपुर थांगता कल्चरल एसोसिएशन के निर्देशक भी रहे पद्मश्री के सनातन ने कहा कि थांगता को पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों ने संरक्षित किया है, जिन्होंने इस कला को निभाकर मणिपुर की पहचान को जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि यह अनोखा कला रूप अत्यंत मूल्यवान और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। पहले इसे पारंपरिक पाठशालाओं में कड़ी अनुशासन के साथ कम उम्र से सिखाया जाता था, लेकिन अब मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भी इससे उन्नत स्तर पर बढ़ावा देने और पढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। कार्यक्रम के दौरान सिंडमसंग के युवा कलाकारों ने लाइटिंग थांगहाइरोल और थांगता के विभिन्न प्रस्तुतियां प्रदर्शन के रूप में पेश की।
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स इम्फाल ने आज स्वच्छता एक्शन प्लान एसएपी 2025-26 के तहत पिसुमथोंग इम्फाल वेस्ट स्थित मणिपुर स्टेट पेंशनर यूनियन भवन में एक स्वच्छता स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह शिविर मणिपुर स्टेट पेंशनर यूनियन के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर का नेतृत्व प्रोफेसर वाई गोविंदास सिंह, नोडल अधिकारी एसएपी 2025-26 रिम्स इम्फाल ने किया। उनके साथ मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, फिजियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन विभागों के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम मौजूद रही। शिविर में कुल 70 लाभाधिकारियों ने चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया और सभी को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रोफेसर वाई गोविंदा सिंह से सीधे संवाद करने और अपने स्वास्थ्य से जुड़े प्रश्न पूछने का अवसर भी मिला। मणिपुर स्टेट पेंशनर यूनियन ने रिम्स इम्फाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल पेंशनरों और स्थानीय समुदायों के कल्याण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में मयंग इम्फाल थाना अवंग लेकाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सरदा देवी ने कहा कि हाल के राज्य में हुए हिंसा के बाद लोगों और आईडीपीज ने देखा है कि बीजेपी ही ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास वास्तविक कार्यों के प्रमाण हैं, जिनमें 196 महिलाओं और 201 बच्चों के लिए दिया गया राहत समर्थन शामिल है, जबकि कांग्रेस इस दौरान समर्थक मदद नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विकास के लिए मजबूत सहयोग दिया है और मुआवजा वितरण व सड़क निर्माण कार्य जारी है। विधायक कोंखाम रविंद्रो ने नेताओं से अपील की कि वे इस संकट काल का राजनीतिक लाभ न उठाएं और शांति स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करें। कार्यक्रम में ऑल एज पेंशन, डिफरेंटली एबल कार्ड्स, विडो कार्ड्स वितरित किए गए और हर घर स्वदेशी कैंपेन को मयंग इम्फाल केंद्र में शुरू किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन एसआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुली बहस की मांग की। विपक्ष ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर अनियमितताओं और मौतों की खबरें सामने आई हैं, इसलिए इसे संसद में बहस का विषय बनाया जाना चाहिए। साथ ही देश की वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों, हाल के दिल्ली धमाका घटनाओं जैसे पर भी सदन में चर्चा की मांग की गई। सरकार की ओर से कहा गया है कि सत्र का एजेंडा तय करने का काम दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी करेगी और सत्र को सुमधुर ढंग से चलाने का प्रयास होगा। इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 कार्य दिवस होंगे, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, और सरकार के एजेंडे की में कई नए विधेयक शामिल हैं।
इसरो मार्स ड्रोन चैलेंज में पुणे के युवाओं की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़ी सराहना। इसरो की नो जीपीएस मार्स ड्रोन चैलेंज आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे भारत की युवा शक्ति और नवाचार की जीत बताया है। यह अनोखी प्रतियोगिता मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों को सिमुलेट कर बनाई गई थी, जहां कम वायु दाब, उबड़ खाबड़ सतह और धूल भरा वातावरण ड्रोन उड़ाना बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इस चुनौती में पुणे की युवा टीम गैलेक्टिक गेयरहेड्स ने ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया जिसने शुरुआत में कई बार क्रैश लैंडिंग की। जीपीएस के बिना केवल ऑप्टिकल फ्लो लीडर और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के भरोसे उड़ान भरना आसान नहीं था। हर असफल प्रयास के बाद टीम ने अपने ड्रोन के मोटर थ्रस्ट, स्थिरता, एल्गोरिदम और कंट्रोल सिस्टम को सुधारते हुए प्रशिक्षण जारी रखा। कई सप्ताह के निरंतर प्रयास के बाद उनका प्रोटोटाइप अतः मंगल जैसी प्रतिष्ठियों वाले सिमुलेशन जोन में स्थिर, नियंत्रित और लंबी उड़ान भरने में सफल रहा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे मास रेडी इनोवेशन करार दिया। इसी उपलब्धि को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि बार बार असफल होने पर भी प्रयास न छोड़ने की यह भावना भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे शोध समूहों और युवा प्रयोगों से ही भारत के भविष्य के मार्स एक्सप्लोरेशन मिशंस की नींव तैयार हो रही है। इसरो इस चुनौती से मिली तकनीकी अवलोकनों को आगे ग्रह अन्वेषण कार्यक्रमों में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, जो भारत को अंतरिक्ष तकनीक में और अधिक मजबूत बनाएगा। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 6 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर की गई है, जिससे यह पुराना विवाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। एफआईआर के अनुसार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के लगभग 2000 करोड़ मूल्य की संपत्ति को कथित रूप से धोखाधड़ी से यंग इंडियन कंपनी के जरिए अपने नियंत्रण में लेने की साजिश रची गई थी। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 120B, 420 धोखाधड़ी, 406 आपराधिक विश्वासघात और 403 संपत्ति के दुरुपयोग के तहत मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में एजेएल, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड जैसी 3 कंपनियां भी आरोपी बनाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि यंग इंडियन को एजेएल का कर्ज एक बेहद कम कीमत पर सौंपा गया, जिससे कंपनी की विशाल संपत्ति पर कथित तौर पर अप्रत्यक्ष कब्जा हो गया। इस मामले में ईडी पहले ही अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन कुछ कानूनी कारणों के चलते अदालत ने उस पर तत्काल कार्यवाही शुरू नहीं की थी। अब दिल्ली पुलिस की ताज़ा एफआईआर से पूरा मामला फिर सक्रिय हो गया है और एक नई जांच प्रक्रिया शुरू होगी। इस विकास ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला संसद सत्र और राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का केंद्र बनने की संभावना है। दक्षिण भारत और पड़ोसी श्रीलंका पर चक्रवात दितवा का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है।
राज्य सरकार ने हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 28 टीमें तैनात कर दी हैं। तटीय इलाकों चेन्नई, कुड्डलोर, नगपतिनम, मयिलादुथुराई में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और रेड अलर्ट जारी है। आईएमडी के अनुसार तूफान तट से थोड़ी दूरी पर बेहद सक्रिय है और अगले 24 से 48 घंटों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में अत्यधिक भीषण वर्षा की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं तथा सड़क यातायात बाधित हुआ है। उधर तूफान के प्रचंड असर से श्रीलंका के कई जिले गंभीर बाढ़ में डूब गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ी मानवीय सहायता शुरू की है। इंडियन एयरफोर्स के चेतक और एएलएफ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने सैकड़ों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से एयरलिफ्ट किया है, जबकि आईएनएस ब्रिकान और अन्य नौसैनिक जहाज राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। स्थिति अब भी गंभीर है और प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि लोग तटीय और नदी किनारे वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतें। पाकिस्तान के आशान प्रांत बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों के भीतर कम से कम 60 धमाकों ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। ये हमले प्रमुख रूप से क्वेटा का और देरा मुरद जमाली में हुए, जहां अलग अलग स्थानों को निशाना बनाया गया। राहत की बात यह है कि किसी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है, लेकिन एक निर्माण कंपनी से जुड़े 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए हैं। सबसे पहले विस्फोट क्वेटा के एयरपोर्ट रोड चेक पोस्ट के पास ग्रेनेड फेंकर किया गया, जिसके तुरंत बाद एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी की टीम जिस वाहन में जा रही थी उसके पास आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसके बाद शाम तक 3 और जगह धमाकों की पुष्टि हुई। एक में रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया, जिससे मुख्य यातायात लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और रेल सेवाओं में बाधा आई। देरा मुरद जमाली में पुलिस वाहन को निशाना बनाकर ग्रेनेड अटैक किया गया और एक निर्माणाधीन क्षेत्र पर हुए विस्फोट में 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि ये एक सुनिश्चित सीरियल अटैक था, जिसका उद्देश्य दहशत फैलाना है। अब तक किसी संगठन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का शक है कि ये हमले उग्रवादी समूहों द्वारा किए जा चुके हैं। पूरे प्रांत में हाई अलर्ट जारी है दिया गया और क्वेटा सहित कई जिलों में सुरक्षा घेराबंदी बढ़ा दिया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहे, भीड़भाड़ वाले इलाकों से अनावश्यक यात्रा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। बलूचिस्तान में लगातार हो रही हिंसक घटनाएं एक बार फिर सुरक्षा स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दी रही है। दक्षिण पूर्व एशिया भीषण मौसम की चपेट में है। इंडोनेशिया में सुमत्रा द्वीप पर बाढ़ और लगातार भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मौतों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है, जबकि 400 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 646 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों घर, सड़कें और खेत मलबे में तब्दील हो चुके हैं। सुमत्रा के 2 बड़े शहर सेंट्रल तपनुली और सिबोगा आज भी पूरी तरह संपर्क से कटे हुए हैं। राहत दल इन शहरों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, जिस वजह से हजारों लोगों को भोजन, दवाई और साफ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 2 युद्धपोत तैनात किए हैं ताकि दूरदराज क्षेत्रों में फंसे लोगों तक आपूर्ति और राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। हेलीकॉप्टरों और नावों के जरिए कई गांवों में बचाव अभियानों को तेज किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि
सुमात्रा में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश जारी रह सकती है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। उधर थाईलैंड में भी स्थिति भयावह है। विनाशकारी बाढ़ से अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिणी थाईलैंड के सोंखला, नाखोन थम्मारत और आसपास के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां रिकॉर्डतोड़ बारिश ने पिछले कई दशकों के सारे आंकड़े पार कर दिए हैं। थाईलैंड सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और बाढ़ पीड़ितों को आपातकालीन आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सेना और बचावकर्मी डूबे हुए गांवों में से लोगों को निकालने में दिन रात लगे हुए हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की यह दोहरी आपदा इंडोनेशिया और थाईलैंड ने लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन कई इलाके अब भी पहुंच से बाहर हैं, जिससे चुनौती और बढ़ जाती है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेघर परिवारों का इम्फाल में जोरदार प्रदर्शन, जल्द घर लौटने की मांग। छात्र संगठन को निष्पक्ष रहकर समाज हित में कार्य करना चाहिए, आईपीआर निदेशक गांगोम उत्तम। मणिपुर में दिव्यांगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को हेल्थ कार्ड वितरित। मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट थांगता को संरक्षित करना आवश्यक, पद्मश्री के सना थोइबा। इम्फाल में रिम्स द्वारा स्वच्छता स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन। बीजेपी संकटग्रस्त लोगों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है, ए सड्डा देवी। संसद की सर्वदलीय बैठक में एसआईआर व राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग। इसरो मार्स ड्रोन चैलेंज में पुणे के युवाओं की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर, जांच में आया बड़ा मोड़। चक्रवात दितवा ने मचाया कहर, तमिलनाडु में 3 मौतें। श्रीलंका में आईएफ के बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्रवाई। बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके। क्वेता और डेरा मुर्रत जमाली में दहशत, सुरक्षा कड़ी। दक्षिण पूर्व एशिया में विनाशकारी बाढ़। इंडोनेशिया